अभिषेक दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया को बकरियां चराते हुए देखा। तो उसने बुढ़िया से कहा कि मौसी, आपकी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं वो पूरी कर दूंगा। वो बोली, मैं अमरनाथ यात्रा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला कोई नहीं है। अभिषेक ने उससे शादी कर ली कि अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद वो उसे तलाक दे देगा। लेकिन अमरनाथ यात्रा से आने के बाद वो बुढ़िया बोली, मुझे तलाक ना दो, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। तो अभिषेक वापस अपने शहर लौट आया। 6 साल बाद अभिषेक को बुढ़िया का ख्याल आया, तो वो उससे मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां 2 दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन इस स्टेशन पर आकर रुकी थी। अभिषेक ने ट्रेन से नीचे कदम रखा और आसपास एक नज़र दौड़ाई। अभिषेक की किस्मत भी उसे कहाँ से कहाँ ले आई। वो हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने शहर से यहाँ इस शहर में आया था। उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे। एक नज़र आसपास दौड़ाई तो हर तरफ चहल पहल थी। दूसरे शहर में आकर दिल लगाना बहुत मुश्किल होता है, मगर इन दोस्तों का मतलब तो सिर्फ पढ़ाई हासिल करने से था। वो लगातार 2 दिन की दूरी तय करने के बाद इस शहर में पहुंचे थे, सिर्फ इसलिए कि इस शहर में यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होने के साथ साथ हर महीने उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी नई थी, इसलिए अभिषेक जैसे कई स्टूडेंट्स के लिए कई सुनहरे मौके दे रही थी। कुछ दिन बाद ही पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में पढ़ाई का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं होता। यही वजह थी कि अभिषेक खुद को पढ़ाई में बिजी रखने के बाद भी अपने घर वालों को याद करने लगा था। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन ही थी, जिनकी कमी उसे यहाँ आकर बहुत महसूस होने लगी थी। अभी भी वो उनसे फ़ोन पर बात करने के बाद ऐसे ही बैठा बोर होने लगा, तो सोचने लगा कि बाहर का चक्कर लगाया जाए। दोस्त भी आपस में बातों में मगन थे, मगर वो अक्सर ज़्यादा देर अकेले ही रहना पसंद करता था। अभिषेक अपने हॉस्टल से बाहर निकल आया और यूं ही इस शहर में घूमने फिरने लगा। पहले तो शहर की रौनकें और रंगीनियां देखता रहा, फिर ऐसे ही चलते चलते शहर की रंगीनियों से हटकर एक कच्चे से रास्ते की तरफ जाने लगा, जहां पर हर तरफ हरियाली हरियाली थी। आसपास कई लोग आ जा रहे थे। बच्चे खुली जमीनों पर खेलकूद में व्यस्त थे। तभी अभिषेक को एक तरफ छोटी सी सड़क पर एक औरत आती हुई दिखाई दी। ना चाहते हुए भी वो उस औरत को देखने लगा, जो कि बूढ़ी थी। सर के बाल उनके सफ़ेद हो चुके थे, मगर इसके बावजूद बड़े ही अच्छे से उन्होंने अपने सर पर पल्लू डाल रखा था। हाथ में एक लाठी थामे वो अपनी बकरियों को एक लाइन में आगे की तरफ लेकर जा रही थी। इतनी ज्यादा बकरियां और वो अकेली जान, इन सब को लाठी से इशारा करती एक तरफ लेकर जा रही थी। वो दृश्य कुछ ऐसा था कि बेशक वहीं पर रुककर देखने लगा। वहां पर आसपास सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। वो बकरियां भी जैसे उसका हर हुक्म मान रही थीं। वो अगर कहती कि उस तरफ चलो, तो वो बकरियां तो जैसे ही किसी इंसान की तरह उसकी हर एक बात को मानती हुई उसी तरफ चल देती। अभिषेक गौर से उस औरत को वहीं पर कुछ दूरी पर खड़ा देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग सोच रखने वाला इंसान था या उसकी नीयत में खोट था, मगर पता नहीं क्यों अभिषेक की नजरें ना जाने उसके चेहरे में क्या खोज रही थीं कि अचानक ही उसका ध्यान बूढ़ी औरत की तरफ गया। बूढ़ी औरत इस उम्र में ये सारे काम करती फिर रही थी। ना जाने इसका कोई वारिस था भी कि नहीं, जो खुद अकेले ही ये सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी बकरियों को लिए एक छोटे से घर की तरफ चल दी, जिसकी चार दीवारी इतनी छोटी थी कि वो घर के अंदर चली गई। इसके बाद भी वो दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने अपनी बकरियों को एक तरफ बांधा और फिर अंदर कमरे में चली गई। तभी एक इंसान वहां से गुजरा, जो कि इसी इलाके का रहने वाला था। अभिषेक उससे उससे पूछने लगा कि भाई, ये बूढ़ी औरत का इस घर में अकेली रहती है? इसका पति या बेटे भाई किधर हैं? ये सुनकर वो इंसान बोला, अरे भाई, अब क्या बताएं तुम्हें, तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। मैं खुद बच्चा था, तब से इसे अकेला ही यहाँ पर देख रहा हूँ। ये औरत 17 साल की थी जब शादी होकर इस इलाके में रहने के लिए आई थी। इसका पति बड़ा ही अच्छा और सज्जन किस्म का इंसान था। सारे गांव में इनकी बड़ी इज्जत थी, मगर शादी के कुछ हफ्तों बाद ही इस औरत का पति मर गया। सास ससुर भी ना थे। आसपास के लोगों ने तो यही कहकर जीना हराम कर दिया कि देखो तो कैसी मनहूस निकली, आते ही अपने पति को खा गई। मगर कुछ दिन बाद ये खबर भी सामने आई कि ये औरत उम्मीद से है। ये खबर इस औरत के लिए बड़ी खुशी की खबर थी। इनके पति की निशानी इनके पास आने वाली थी। मगर यहाँ पर भी इन लोगों ने इन्हें चैन नहीं लेने दिया। तरह तरह की बातें होने लगी। लोग इन्हें बुरा भला समझने लगे कि ये औरत भला कैसे उम्मीद से हो सकती है, इसके पति को मरे हुए तो वक्त बीत चुका है। ऐसी बातें सुन सुनकर तो ये औरत रोती रहती। अपने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। और फिर ये खबर मिली कि इस औरत का होने वाला बच्चा वक्त से पहले ही मर चुका है। इसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए, सब अपनी 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 जिंदगियों में व्यस्त हो गए। मगर बूढ़ी औरत ऐसे ही अकेली इस गांव में अपनी बकरियों के साथ रहने लगी। कितनी देर अभिषेक वहां पर खड़ा उस औरत के घर को देख रहा था।
जो इस घर के सारे काम अकेले ही कर रही थी। खैर, वक्त काफ़ी बीत चुका था, इसलिए वो अपने हॉस्टल में वापस आ गया। कुछ दिन बाद दोबारा शाम के वक्त चहलकदमी के लिए वो निकला तो एक बार फिर वो उस रास्ते से गुजरा। वो बूढ़ी औरत उसे एक बार फिर नजर आई थी। उसके दिल में इस औरत के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। उसका दिल चाहा कि वो जाकर इस बूढ़ी औरत से बात करे, उससे उसके बारे में पूछे, मगर ये सोचकर कदम रोक लिए कि औरत क्या सोचेगी। ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जान पहचान वाला। भला ऐसे किसी के घर जाकर उससे बात करना कहीं इस औरत को बुरा ही ना लग जाए। ये सोचकर वो वहीं पर चहलकदमी करता रहा, मगर उस औरत के घर के अंदर जाकर या उस औरत से कोई बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया था। मौसम बदला तो साथ ही बरसात भी शुरू हो गई। उस रात अभिषेक अपने हॉस्टल में ही सो रहा था जब बड़ी देर तक बादल गरजते रहे और फिर जोर शोर से बारिश की आवाज आने लगी तो उसकी आंख खुल चुकी थी। वो उठा और उठकर खिड़की से बाहर का दृश्य देखने लगा। आसमान पर अभी भी बिजली की चमक रही थी। तभी उसे उस औरत का ख्याल आया जो कि उस कच्चे छोटे से झोपड़ी जैसे घर में रह रही थी। जितनी तेज तूफान था, उसे तो उस बुढ़िया की चिंता होने लगी थी। वो रात जैसे तैसे गुजरी और अगले ही दिन वो पढ़ाई के बाद उस इलाके की तरफ जाने लगा। आज तो वो हर हाल में उस बूढ़ी औरत से बात करने वाला था। कल रात के मुकाबले में आज मौसम साफ था, सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। जैसे ही वो उसके घर में बाहर पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने घर में मिट्टी से गारा बनाकर रखा हुआ था, जो कि अकेली अपनी छत को उससे लेप रही थी। पहले छत पर मिट्टी लेपती, फिर वो सीढ़ी से उतरकर दोबारा मिट्टी भरकर ऊपर ले जाती। अभिषेक घर में पहुंचा और बूढ़ी औरत को नमस्ते किया। बूढ़ी औरत ने भी मुस्कुराकर नमस्ते का जवाब दिया। फिर उसके बाद अभिषेक ने उस औरत को तसले में मिट्टी भर कर देना शुरू की तो वो औरत मना करती रह गई। मैं कर लूंगी, तुम इतना कष्ट मत उठाओ। मगर अभिषेक तो जैसे दिल ही दिल में सुकून महसूस कर रहा था। सारा काम करवाने के बाद वो वहीं जमीन में बैठा हुआ था। औरत अभिषेक के लिए गुड़ की बनी हुई चाय लेकर आई थी, जिसे पीकर तो जैसे उसकी थकावट उतर चुकी थी। उसने मुस्कुराकर बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया, फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, मौसी, आपकी कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी रह चुकी हो, कोई ऐसी तमन्ना है जो आपके दिल में मौजूद हो? हर इंसान की तरह आप भी चाहती हो कि बस एक बार आपकी वो इच्छा पूरी कर दी जाए। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग उतर गया था। सफेद रंगत में लाली फैली थी और आंखों से आंसू छलकने लगे थे। कहने लगी, हाँ, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है, मगर वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अभिषेक बोला कि मुझे बताएं, हो सकता है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। इतना कहकर वो औरत कहने लगी कि मेरी इच्छा थी कि मैं अमरनाथ यात्रा पर जा सकूं, मगर मेरी इच्छा वक्त के साथ साथ मेरे दिल में ही दफन होकर रह गई। इतना कहते हुए उस औरत का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अभिषेक भी उसे रोता हुआ देखकर वहासा हो चुका था। कहने लगा कि आप अब तक फिर क्यों नहीं गई अमरनाथ यात्रा पर? वैसे भी यहाँ से जाने में कोई खास खर्च तो नहीं होगा, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं? अभिषेक उस औरत से ये बात करने लगा। उसने तो सोच लिया था कि अपनी तरफ से पैसे उनको दे देगा। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो जरूर उनकी इच्छा ये पूरी करेगा। मगर वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मगर मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो मेरे साथ जा सके। ना ही मेरे पति हैं, ना ही बेटा, और ना ही भाई, और ना ही कोई और जिसके साथ मैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा सकती। वक्त के साथ साथ तो जैसे ये इच्छा मेरे दिल में ही दफन होकर रह चुकी है। इतना कहकर वो औरत रोते हुए वहां से उठकर कमरे में चली गई और अभिषेक भी वापस अपने हॉस्टल आ गया। उस रात उसकी आंख नहीं लगी। उसने जिस मान से उस औरत से कहा था कि वो उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा, और अब उसकी ये इच्छा सुनकर तो चाहते हुए भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ रही थी कि आखिर वो उस औरत की मदद कैसे करे, कैसे उसका कोई सगा रिश्ता ढूंढे जो उसको साथ अमरनाथ यात्रा करवा सके। सारी रात वो यही सोचता रहा कि जब अचानक भगवान की तरफ से उसके दिल में एक बात आई, जो उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना वो उस औरत से शादी कर ले, सिर्फ इसलिए कि शादी के बाद वो उसका पति हो जाएगा और यूं वो उसे अमरनाथ यात्रा पर ले जाएगा। इस तरह जैसे ही वो अमरनाथ यात्रा कर लेगी तो वो वहां से वापस आकर उसे तलाक दे देगा। यह ख्याल अच्छा था, मगर वो डरता भी था। कुछ तो समाज का भी उसे डर था, क्योंकि वो एक 19 से 20 साल का नौजवान था, जबकि वो औरत अपने बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। यही सोचते हुए कितने ही दिन तक दोबारा उस तरफ नहीं जा पाया। मगर फिर इस बारे में उसने पंडित जी से सलाह ली तो वो उस दिन यूनिवर्सिटी से नहीं गया था। उसने एक जाने माने पंडित के बारे में पूछा और फिर सीधा उनके घर चला गया। जब इस बारे में अपने ख्यालात बताए तो वो पंडित जी कहने लगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही हमारे धर्म में शादी के लिए उम्र की सीमा बताई गई है। अगर तुम एक पवित्र काम करने के लिए उस औरत से शादी करना चाहते हो तो बेशक करो, मगर इसमें उस औरत की अनुमति जरूरी है। यह सुनकर वो लड़का भी इत्मीनान में हो चुका था। अगले ही दिन
जब उस औरत के घर गया तो वो औरत अपनी बकरियों के लिए चारा काट रही थी। उस लड़के को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। फिर उससे कहने लगी कि बताओ लड़के, क्या बात है, आज क्यों मेरे इस गरीब खाने में एक बार फिर चले आए हो। ये सुनकर अभिषेक मुस्कुराया और फिर डरते डरते अपने मुंह से ये बात की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उस औरत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी और फिर वहां से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। ये सुनकर अभिषेक कहने लगा कि जी मैं जानता हूँ। जी मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और फिर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपसे शादी करके आपको अमरनाथ यात्रा पर लेकर ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद वहाँ से वापसी पर मैं आपको तलाक दे दूँगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई फिर यहाँ पर पूरी हो जाएगी और मैं वापस अपने शहर चला जाऊँगा और आप अपनी आगे की ज़िंदगी यहाँ पर रूटीन के मुताबिक गुजार लेना। उस औरत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी ही देर वो कोई जवाब न दे पाई। फिर कहने लगी कि मैं इस बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में सोचकर बताऊंगी। अभिषेक भी वापस हॉस्टल में आ गया। वो अक्सर 1 या 2 दिन छोड़कर उस और तरफ चक्कर लगाता रहता था। जब एक दिन उसके हॉस्टल में एक इंसान उसे बताने आया कि कोई बूढ़ी औरत उससे मिलना चाहती है, उसके साथ मौजूद लड़के हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर यहाँ उसकी कौन सी रिश्तेदार निकल आई है। खैर वो उन सबको अनदेखा करता हुआ उस औरत के घर पहुंचा। जब उनके घर में दाखिल हुआ तो वो घर में बने मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, मगर उन्होंने पूजा पाठ जारी रखी। फिर जब तब तक अभिषेक एक तरफ बैठा रहा। जब वो औरत पूजा पाठ कर चुकी तो उससे कहने लगी कि लड़के, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत गौर किया। हमारी नीयत क्या है ये हमारा भगवान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अभिषेक भी सुकून में हो गया। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों के साथ लिया और उस औरत को भी अपने साथ लेकर कोर्ट चला गया, जहां पर उसने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली। ये रिश्ता दोनों की इच्छा से हो रहा था, इसलिए कोई किसी भी तरह की आपत्ति नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद अभिषेक वापस हॉस्टल में चला आया। कुछ दिन बाद वो उस औरत के घर के चक्कर लगाता रहा। कभी घर के किसी काम में उनकी मदद करवा देता तो कभी उनके लिए कोई खाना ले जाता। हर बार ही वो औरत मना किया करती थी कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझ पर जो एहसान कर दिया है वही बहुत है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो दोनों अमरनाथ यात्रा के लिए निकल चुके थे। रास्ते में वैष्णो देवी मंदिर पड़ा। वहां पर जाकर उन लोगों ने माँ वैष्णो के दर्शन किए। उसके बाद वो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए निकल गए। बहुत लंबी मुश्किल यात्रा के बाद वो लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच गए। सारे दर्शन करने के बाद जब वो वापस अपने शहर में पहुंचे तो वो औरत अभिषेक का धन्यवाद करने लगी। अभिषेक वापस हॉस्टल आ चुका था, क्योंकि उस वक्त तलाक के मामले पर बात करना ठीक न था। अगले दिन जब वो वापस उस औरत के पास गया तो कहने लगा कि आपसे शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अमरनाथ यात्रा करवाना था। अब तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आपको तलाक दे दूँ। ये सुनकर उस औरत का तो चेहरा उतर गया था। कहने लगी कि मुझे तलाक देना ज़रूरी तो नहीं है, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई रुकावट नहीं डाल रही, ना ही तुमसे अपना खर्च मांग रही हूँ, ना मैं किसी भी तरह की कोई डिमांड कर रही हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ पर कभी लौट कर ना आना, जाकर शादी करो, अपना घर बसाओ, कल को तुम्हारी पत्नी बच्चे होंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना ही तुमसे है। अरे तुम्हारा तो मुझ पर बहुत एहसान है, मगर एक और एहसान मुझ पर कर दो कि मुझे तलाक मत दो। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे नाम पे गुजारना चाहती हूँ। अभिषेक ने जब ये सुना तो वो हैरत में पड़ गया था। उसने तो सोचा था कि वो उन्हें तलाक दे देगा, मगर उस औरत ने जब ऐसा कहा तो अभिषेक ने से इनकार ना हुआ। वैसे भी वो औरत कोई खास चालाक तेज तरार भी नहीं थी जो कल को उसके लिए कोई मसला या परेशानी खड़ी कर सकती थी। इसलिए उसने तलाक ना दी और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हफ्तों बाद वो कभी कभार उस औरत के पास जाता और उससे दिल की बातें किया करता। फिर जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो अभिषेक अपनी डिग्री लेकर वापस अपने घर चला गया। घर जाते ही अपने घर वालों, अपने माँ बाप का प्यार देखा तो जैसे वो सब कुछ भूल ही गया था। ये भी भूल गया कि उसकी एक पत्नी भी थी जिसे वो छोड़कर आया था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। उसका तो वो हिसाब था कि नेकी कर और दरिया में डाल। उसने अपने लिए नौकरी ढूंढी और अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगा। उसकी शादी की बात भी आ गई। जब एक बार उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए यही हंसी मजाक में कहने लगे कि तुम्हारी पहली पत्नी का क्या हाल है, तुम तो जैसे उसे भूल ही गए हो। वो उससे बूढ़ी औरत को लेकर मजाक करने लगे थे। इस पर अभिषेक मुस्कुरा उठा और कहने लगा कि मैं तो भूल ही बैठा था कि मैंने उस औरत से शादी भी की थी। तभी उसके दिल में एकदम से इच्छा उठी
कि वो एक बार फिर जाकर अपनी उस पत्नी से मिले। ना जाने क्यों उसे उसकी बहुत याद आने लगी। जो भी था वो उसकी पत्नी थी और उसके साथ वो हमदर्दी रखता था। अगले ही दिन उसने वापस वहां जाने का फैसला किया। वो दोबारा ट्रेन पर बैठा और 2 दिन का सफर तय करके उस इलाके में पहुंच गया। जब उस घर के बाहर पहुंचा तो घर को ताला लगा हुआ था। आखिरकार 5-6 साल बीत चुके थे। कहीं उस बूढ़ी औरत का कोई रिश्तेदार आकर उसे ले तो नहीं गया। यही सोचते हुए उसने जब आसपास के घर वालों से पूछा तो जो बात उन्होंने बताई वो सुनकर अभिषेक के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। कहने लगे कि वो औरत तो 2 साल पहले मर चुकी है। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था क्योंकि सभी जानते थे कि उस औरत ने अमरनाथ यात्रा करने के लिए इस लड़के से शादी की थी। तभी एक बूढ़े इंसान जो कि इस इलाके के मंदिर के पुजारी थे चलते हुए अभिषेक के पास आए और कहने लगे कि ये लो तुम्हारी अमानत। अभिषेक ने जब देखा तो वो चाबी थी उस औरत के घर की। कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी की हर चीज के वारिस अब तुम ही हो। ये घर भी तुम्हारा है। मैंने उस औरत के अंतिम संस्कार के बाद इस घर को ताला लगा दिया था और इसी भरोसे पर था कि अगर कोई उसका वारिस आया तो उसे दे दूंगा। अभिषेक ने वो चाबी ली और फिर ना चाहते हुए भी घर का दरवाजा खोलकर अंदर अंदर दाखिल हो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे अभी भी वो औरत यहीं पर बैठी हुई बकरियों के लिए चारा काट रही होगी, जैसे वो अंदर उसे मिला करती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चलता हुआ अंदर आया और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में मौजूद सारी चीजें जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई थीं। तभी उसकी नजर एक बैग पर पड़ी। उसने जैसे ही वो बैग खोला तो उसमें कुछ कपड़ों के साथ कुछ पेपर्स भी मौजूद थे जो जमीन के थे, जिसके साथ एक लेटर भी था कि मेरे बाद मेरी इस जमीन का मालिक मेरा पति होगा। ये पढ़कर तो अभिषेक के होश उड़ गए। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी ये नेकी ऐसे उसके सामने आएगी। वो जमीन उस औरत को उसके चाचा की तरफ से मिली थी क्योंकि चाचा की कोई औलाद न थी, वही उनकी जायदाद की वारिस थी। उस औरत ने अपनी जमीन अभिषेक के नाम कर दी थी। वो सारे पेपर्स लेकर वहां से अपने घर चला आया। इससे पहले तो उसने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब जब इस बारे में बताया तो उसके माँ बाप अपने बेटे के सिर को चूमते हुए कहने लगे कि बेशक तुमने बहुत अच्छा काम किया, भलाई भी की और बदले में लालच भी नहीं किया। यही वजह है कि भगवान ने तुम्हें ये नाम दिया है। जब इस जमीन के बारे में छानबीन की गई तो वो जमीन गुड़गांव के करीब थी, जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। ये सब कुछ अब अभिषेक का था, जो सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से ही उसे मिला था। भगवान ने उसके पुण्य का बदला उसे दे दिया था। बेशक पुण्य करने के बाद उसको भूल जाना ही अच्छी चीज है। पुण्य और एहसान का सिला लोग दे न दे, मगर हमारा भगवान बेहतरीन तरीके से देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।